हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूकेआईसी ऑफिशियल। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के लास्ट लेक्चर के बारे में, लेक्चर नंबर 3। यहाँ पे हम लोग थियरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो सारे टॉपिक्स है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एडवांटेज, लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जब मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोग को, ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं सारी बातें समझा रहा हूँ। पर अगर हो सके तो यहाँ पे अगर आप लोग को थोड़े बहुत भी डाउट्स आए तो मैं आप लोग को ये बोलूँगा कि आपका चैप्टर नंबर 2 थोड़ा बहुत हमारे लेक्चर्स देख लेना, फिर उसके बाद वापस से ये वीडियो देखना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप बोल रहे हो सर ऐसा क्यों, हमारे स्कूल में तो चैप्टर नंबर 1 के साथ ही करवा दिया था। पर होता क्या है, एडवांटेज और लिमिटेशंस कुछ ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे पहले अगर वो चीज़ आपने यूज़ कर ली या तो वो चीज़ आपने पहले महसूस कर लिया तो उसके एडवांटेज लिमिटेशंस बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पीछे ये डिजिटल बोर्ड है, मैंने इसे यूज़ कर लिया। अगर मुझे अब जाके कोई पूछे कि ये डिजिटल पैनल वाला जो है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान, तो मैं उसको डायरेक्टली बता पाऊंगा क्योंकि मैंने ये यूज़ किया। अभी जब मैं आप लोग को अकाउंटिंग के एडवांटेज और लिमिटेशन समझाऊंगा तो हो सकता है जहाँ पे मैं ट्राई ऐसा करूँ कि ईजी लैंग्वेज में रहे, आप लोग समझ जाओ। पर कई बार ऐसी भी चीज़ हो जाएगी कि आपने अभी तक अकाउंटिंग किया ही नहीं है, तो आपको ये सारी प्योर थियरी लगेगी, पर ये एक्चुअल में बहुत ही यूजफुल चीज़ है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल लेवल पे अकाउंटिंग करना चाहो तो ये सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए वो सारे दिमाग के अंदर लगेंगे, हाँ बराबर है, इसके ये एडवांटेज और इसकी लिमिटेशन है। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 अकाउंट्स का जो था हमारा वो। सबसे पहली चीज़ हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको स्क्रीन के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे होंगे। अब जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ तो समझो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है फाइनेंशियल कैरेक्टर। भाई यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम लोग को क्या है कि जो भी कुछ नेचर होगा अकाउंटिंग का वो सारा का सारा फाइनेंशियल होगा। फाइनेंशियल मतलब जो पैसों के अंदर तोला जाएगा, जो बिजनेस को अफेक्ट करेगा, वो सारे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। मतलब बिजनेस के अंदर कोई गुड्स आए कोई गुड्स गए वो रिकॉर्ड होगा, पर बिजनेस के बाहर एक बंदे ने ना, एक गाड़ी वाले ने एक बाइक वाले को गिरा दिया, तो यहाँ पे ना तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ना तो उससे हमें कोई लेना देना है, तो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। दूसरा, हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि हम लोग सारी चीज़ें किस में तोलेंगे, मनी के अंदर। हम लोग यहाँ पे पहली दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई सारी चीज़ें हम लोग पैसों में मेजर गए। हम खरीद के आए, कितने रुपए के गुड्स खरीद के आए, हमने बेचा, कितने रुपए के गुड्स बेचा, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे नॉर्मली अकाउंटिंग क्या करता है, क्लासिफाई करता है कि भाई ये रेगुलर इनकम है या सालों में एक बार होने वाली इनकम है, क्या ये रेगुलर एक्सपेंस है या सालों में एक बार होने वाला एक्सपेंस है। तो उसे क्या करता है, वो क्लासिफाई करता है और फिर एनालिसिस करता है कि भाई इस साल का प्रॉफिट कितना, रेगुलर इनकम में से और रेगुलर एक्सपेंस को अगर मैं माइनस करूँ तो इस साल का प्रॉफिट लॉस पता है। फिर वो क्या काम करता है, इंटरप्रेट करता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो वो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर ही डाल दिया। इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि भाई अलग अलग फैक्टर्स के साथ अगर जब देखें तो हमें पता चलेगा कि वेदर वी आर परफॉर्मिंग गुड, वेदर वी आर परफॉर्मिंग बैड, वेदर वी नीड टू इम्प्रूव इट। तो ये इंटरप्रिटेशन होता है। मान लो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट, बहुत ही अच्छा है सर, 10 लाख रुपए आप कमा रहे हो, पर वही 10 लाख के अंदर मैं ये बोल दूं कि भाई मैं जो 10 लाख रुपए कमाऊँ उसके लिए मैंने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, तो आप बोलोगे सर उससे अच्छा तो FD करवा लेते हैं, अब 10 लाख से ज़्यादा कमा लेते। तो देखो प्रॉफिट 10 लाख ही था, पहली बार में आपको अच्छा लगा, पर दूसरी बार जब मैंने बात की तो आपने क्या बोला, नहीं नहीं सर FD का। तो ये इंटरप्रिटेशन होता है। फिर ये सारी इंफॉर्मेशन कौन सी बताता है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जो नंबर्स में बयां की जा सकती है वही इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन कभी भी बताएं, मतलब हमारे पास एम्प्लॉयज है तो कितने एम्प्लॉयज है वो बताएगा, कितनी सैलरी का खर्चा आता है वो बताएगा, क्योंकि ये सारे नंबर्स में जस्ट है। पर कैसे एम्प्लॉयज है, उसकी डिग्रीज कौन कौन सी है, एम्प्लॉयज कितने इंटेलिजेंट है, एम्प्लॉयज क्या काम करते हैं, एम्प्लॉयज किस हिसाब से है, वो सारी बातें, उनकी मेंटालिटी क्या है वो नहीं पता था। भाई हमारे पास 10 एम्प्लॉय हो सकते हैं, 10 MBA भी हो सकता है 10 हमारे पास 10th पास वाले भी हो, पर वो 10 नंबर है वो बताएगा, पर उनकी क्या खूबी है वो नहीं बताएगा। तो इससे बोला जाता है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आता है हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें वही बताएगा जो पहले हो चुकी है, जो पहले हो चुकी है बिजनेस के अंदर, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई जाएगी। आगे क्या होने वाली वो तो, क्योंकि अकाउंटिंग करता क्या बेसिकली, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्ड तो वही चीज़ करेंगे जो हमारे साथ हो चुकी है, तो उन सबको क्या बोला जाता है, उसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर है।
क्लियर है ये चीज़ कि कौन कौन सी कैरेक्टर है। पहले फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए, मनी होना चाहिए, क्लासिफिकेशन करते और फिर एनालिसिस करते, इंटरप्रेट करते, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं बताते, क्वांटिटेटिव बताते और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के अंदर परमानेंट रिकॉर्ड। ये सारी चीज़ें हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि एक हमारे पास हिसाब किताब रहे, एक रिकॉर्ड रहे, किसको कितना देना है, किसके पास से कितना लेना है, कितना इस साल माल परचेज किया, वो सारी बातों का रिकॉर्ड रहे। दूसरा कि भी हम लोग इफेक्ट देख सकते हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन करने के बाद हमारे बुक्स में क्या इफेक्ट आई। हमने ये माल खरीदा था तो उसके बाद हमारा स्टॉक कितना बढ़ा, हमने ये माल बेचा हुआ था तो उसके अंदर मुनाफा कितना है। ये सारी बातें हम लोग को पता चलेगी। भाई हम लोग को ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है ना हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब मान लो एप्पल जैसी कंपनी है जिसके पास बहुत सारी प्रोडक्ट है बेचने के लिए, वो लोग कंप्यूटर भी बनाते हैं, वो लोग मोबाइल फ़ोन भी बनाते हैं, वो लोग स्पीकर्स भी बनाते हैं, होम पोड आता है, बहुत सारी चीज़ें। अब उन लोग को कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्ट है? बिजनेस कौन लेके आ रहा है? क्या आईपैड बिजनेस लेके आ रहा है, क्या आईमैक बिजनेस लेके आ रहा है, क्या आईफोन बिजनेस लेके आ रहा है, तो जिसपे वो लोग ज़्यादा फोकस। तो इन लोग को ये पता कि कौन सा फैक्टर जो होता है वो प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस करता है, या कौन सा फैक्टर ऐसा है जो खर्चे को इन्फ्लुएंस कर रहा है, खर्चे बढ़ा रहा है, तो वो उन सारी प्रोडक्ट को वो लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं। फिर आता है टैक्स कितना भरना है। अगर आपने अकाउंटिंग किया होगा तो आपको पता है कि मुनाफा कितना है, मुनाफा से हमें पता चलेगा कि हमें टैक्स भरना है तो कितना भरना है। फिर उसके बाद आता है कि भाई कितने लोगों से पैसा लेना है, कितने लोगों को पैसा देना है, साइज ऑफ पेएबल, हमें बिजनेस के अंदर किन किन लोगों को पैसा देना है, हमें बिजनेस के अंदर से किन किन लोगों से पैसा लेना है और कितने रुपए लेना है, ये यहाँ से पता चलेगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी। सीधी सी बात है, हम लोग अकाउंटिंग करते क्यों है? टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी हमें पता चल जाएगी। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक स्टेटस जानने के लिए। भाई हम लोग बोलते हैं रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, अदानी बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें उसका पता चलता है कि अच्छा उसका इकोनॉमिक स्टेटस कितना है, उसके पास एसेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटी कितनी है, जिससे उस कंपनी का इकोनॉमिक स्टेटस पर, अगर मान लो कोई बंदा है आपके साथ, आपके क्लास के अंदर बड़े से बंगलों में रह रहा है, बड़ी गाड़ी उसको रखने के लिए आती है, लेने के लिए आती है, उसके पास है ना फॉरेन के एक ब्रीड का कुत्ता भी है, अब आपके बहुत अमीर बंदा है वो तो। क्यों? क्योंकि आपको उससे ये पता चला कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, तब जाके ये अफोर्ड कर पाए। तो बिजनेस के एसेट्स के ऊपर से हम लोग को पता है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। दूसरा बोला है डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। अगर कोई मान लो कोई एरर होगी, गलती हो गई, या तो कोई फ्रॉड करना चाहता है तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ों का हिसाब रखा हुआ है। मान लो हमें किसी के पास से 5 लाख रुपए लेने थे और आज अचानक उसका बैलेंस जीरो हो जाए, तो आपको समझ में आएगा कि अकाउंटेंट ने ना चोरी कर दी। अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, 5 लाख रुपए थे उसमें से 5 हटा दिया, खाली जीरो रख दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो पकड़ी जाएगी। आपके गोडाउन के अंदर से मान लो आपके जो वर्कर्स है वो गुड्स लेके बाहर जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हमने परचेज किया था 5 लाख का, भाई यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर माल आ रहा है खाली 4 लाख का, फिर गोडाउन में कोई माल ही नहीं है, तो 1 लाख रुपए का माल गायब हुआ तो हुआ कहाँ पे? तो ये हम लोग को पता चल जाएगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन सब की चीज़ों के कि हम लोग अकाउंटिंग करते क्यों। फिर अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग के बाद इसके एडवांटेजेस कौन कौन से, तो सबसे पहले एडवांटेज कि एक तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी हम लोगों को। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि हम लोग को पता चलेगा प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, कोई भी कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। जैसे मैंने अभी बोला था ऑब्जेक्टिव के अंदर कि भाई अगर कोई बंदा जो है वो अच्छा फ़ोन, अच्छी गाड़ी, अच्छे घर में रहे, तो हमें ये सारी चीज़ें। टैक्स प्लानिंग का भी पता चलेगा हमें कि हम लोग कितना इतना प्रॉफिट कर रहे हैं तो हमें कितना टैक्स भरना होगा गवर्नमेंट को, कितना टैक्स में जाएगा, क्या चीज़ होगी, हमारी MRP कितनी रखनी चाहिए, ये फ़ायदा हो सकता है। वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस, हमें ये पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या है। आज हमने अभी न्यूज़ में देखा कि भाई अदानी ने ना अंबुजा सीमेंट को ले लिया। अब वो गुफा हो जाता है, अदानी ने जो है वो अंबुजा सीमेंट को ले लिया। तो अदानी ने जब अंबुजा सीमेंट को ले लिया तो वो कौन से दाम पे खरीदेगा, अंबुजा सीमेंट को वो कितने रुपए देगा, तो वो उसके अकाउंट से पता चलेगा। भाई हमें डिसीजन लेने में पता चलेगा। डिसीजन मेकिंग मतलब कौन सा, मैंने यही बोला था ना, एप्पल वाले को आईपैड बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, आईफोन बनाने चाहिए तो कौन से मॉडल के ज़्यादा बनाने चाहिए।
जिससे उन लोग को पता कि हमें प्रॉफिट किस में ज़्यादा मिल रहा है। फिर कंपैरिजन कर सकते हो, एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं भाई कौन सी कंपनी अच्छी है, ए कंपनी अच्छी है, बी कंपनी अच्छी है। भाई अगर मैं बात करूँ एसीसी अच्छी या अंबुजा सीमेंट अच्छी, दोनों सीमेंट कंपनी, तो इन दोनों में से अच्छी कौन सी कंपनी है, तो इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ। भाई इसे एविडेंस के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अकाउंट्स जो होगा उसके अंदर सारे हिसाब किताब है। मान लो एक बंदे ने या एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को पैसा दिया, तो ये एविडेंस के तौर पे काम आ सकता है कि हाँ इस बिजनेस ने है ना इसको पैसा दिया हुआ है, क्योंकि दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसकी एंट्रीज है। फिर उसके बाद आता है मोरल कंट्रोल। मान लो मेरे बिजनेस के अंदर तो है ना, आप ये समझो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिमाग में आ गया, कितनी सारी ब्रांचेस है, आपके घर के आजू बाजू भी ब्रांच होगी ना, सब जगह पे चेयर्स होती है, सब जगह पे टेबल्स होते हैं, सब जगह पे बहुत सारे फर्नीचर्स होते हैं, छोटे छोटे उन लोग ने रखे होते हैं, पेपर वेट होते हैं। पेपर वेट पता है ना, वो पेपर को ऊपर रखते हैं। अब हर एक ब्रांच के अंदर उन लोग ने 10-10 भेजे हुए थे। अब यहाँ के एम्प्लॉयज़ जो है ना, वो लोग ने क्या कर दिया, जो चेयर्स थी उसके घर पे कोई मस्त एक रिवॉल्विंग चेयर आई, तो मैनेजर ने सोचा यहाँ पे तो एक सादी चेयर रख रखता हूँ, ये अपनी रिवॉल्विंग चेयर है ना, अब मेरा जो बेटा है ना वो अभी 11-12 में पढ़ रहा है तो उसको कंफर्टेबल रहेगा। तो उसने क्या कर दिया, वो चेयर उठा के अपने घर पे ले गया। कहाँ कोई देखने आने वाला है कि वो चेयर है या नहीं, पर अकाउंटिंग किया होगा ना तो हर साल ऑडिट होगा। ऑडिट के अंदर जो है ना वो फिजिकल देखेंगे वहाँ पे कि ये है या नहीं है, वो चेयर वहाँ पे है या नहीं। वरना अगर ये हिसाब किताब ही नहीं होता तो लोग अपने अपने घर पे कोई पेपर वेट लेके जा रहा है, कोई घर से यहाँ से पेपर्स लेके जा रहा है, स्टेशनरी सारी घर पे लेके जा रहे हैं, मतलब पेन और वो सब कुछ घर पे लेके जा रहे हैं। भाई कई बार एसी जो है ना वो यहाँ से बोलेंगे एसी तो अभी चल ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते पस्ती में डाल देते, और पस्ती में नहीं डाला होगा, एसी तो टनाटन होगा, वो अपने घर पे लेके चले जाएंगे। तो ऐसे केस में अकाउंटिंग अगर करके रहो तो आपके पास हिसाब है कि हमने कितना फर्नीचर दिया था, हमने कितनी चेयर्स दी थी, हमने कितने एसी दिए थे, तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो एक तो मोरल कंट्रोल रहेगा एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय बोलेगा नहीं नहीं तोबा तोबा तोबा, यहाँ पे तो हम नहीं कर सकते चोरी, क्योंकि पकड़ी जाएगी फटाफट से, इन लोग के पास तो सारा हिसाब किताब है। और अगर किधर लगे कि हमने गलती कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्टिव मेजर। मान लो हमारा बिजनेस जो है ना वो प्रॉफिट नहीं कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो हमें बताएं क्यों लॉस कर रहा है, कौन सी चीज़ लॉस करवाए, तो वो प्रोडक्ट को ही बंद कर दो। बहुत सारी कंपनियों ने वो सारी जो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट थे वो बंद कर दी। गूगल की एक आई थी, गूगल ने ना एक अपने चश्मे निकाले थे, रियल टाइम नेविगेशन दिखाया सब कुछ, उससे पता चला लोग खरीद ही नहीं रहे। उसने तो चश्मे बना लिए पर लोग खरीद ही नहीं रहे, तो उन लोग ने क्या कर दिया, ये तुरंत बंद कर दिया, करेक्टिव मेजर ले लिया कि भाई ये तो चलता नहीं है, बंद कर दो। हमारा मुनाफा जो है दूसरी सारी चीज़ों से प्रॉफिट आ रहा है, ये लॉस कर रहा है, तो प्रॉफिट हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जा रहा है, उससे अच्छा यही बंद कर दो, तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो हमारे पास रहे। तो ये काम हो सकता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है, फटाफट से देख लो। और इन सब की मैंने नोट्स है ना यूकेआईसी ऑनलाइन के अंदर मैंने रख दी है। यूकेआईसी ऑनलाइन की एक iOS ऐप भी है, एंड्रॉयड ऐप भी, आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे एक फ्री कोर्स है कौटिल्य करके, आपको खाली साइन अप हो जाना है, उसके अंदर ये सारी नोट्स मिल जाएगी, तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली वहाँ पे नोट्स मिल जाए। बहुत सारे प्रैक्टिस सम्स हम लोग धीरे धीरे उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, सारी चीज़ें, MCQs भी डाल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक भी डाल रहे हैं, जिसको आपके लिए ईजी हो जाए क्या क्या चीज़ें करनी किस हिसाब से। चलो अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशन के अंदर सबसे पहले आता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर मैं बात करूँ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे बिजनेस के प्रॉफिट लॉस में इफेक्ट भी आती है, पर उसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मान लो हमारे वर्कर्स जो है ना स्ट्राइक पे चले गए, दिवाली के एग्जैक्ट पहले उन लोग ने बोला हमारी मांगे पूरी करो, हमें चाहिए भाई पगार बढ़ाओ हमारा, ये सारी चीज़ें कर ली। अब ये स्ट्राइक होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ जो ऑर्डर्स दिए थे वो कैंसिल कर दिए, क्योंकि हमें उन लोग को बोलना पड़ा भाई हमारे वर्कर्स तो स्ट्राइक पे कोई फैक्ट्री में काम करने वाला नहीं है, हम आपको लेट ऑर्डर देंगे। तो उन लोग ने बोला भाई साहब आप ऐसा करो ऑर्डर ही कैंसिल कर दो, जिससे मुझे बहुत सारा नुकसान हुआ। अगर वो लोग स्ट्राइक पे नहीं जाते तो वो सारे ऑर्डर्स आते और उसके पैसे मुझे मिलते, पर यहाँ पे क्योंकि वो ऑर्डर सारे के सारे कैंसिल हो तो अब कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केस में ये इस ट्रांजेक्शन को बोला है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि वर्कर स्ट्राइक पे, इसमें मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें लिमिटेशन आ जाती है। दूसरा स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। मान लो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में बनी हुई बहुत पुरानी कंपनी है, मैंने उसकी बैलेंस शीट देखी और उसने ना ज़मीन खरीदी हुई थी भाई उस टाइम पे 5 लाख रुपए की। मैंने आज अपनी बैलेंस शीट देखी, मेरा घर जो है ना
वो कुछ मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं भाई 1 करोड़ रुपए का है, तो अब 1 करोड़ रुपए का तो मेरा घर है। मैंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पे हंसने लगा। मैंने बोला अरे इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, 1907, उसकी ज़मीन है खाली 5 लाख रुपए की, मेरा घर आज 1 करोड़ रुपए का है, मैं तो टाटा से भी पैसेदार बन गया। पर आप समझ नहीं रहे, उसने उस टाइम पे 1907 में कितने की खरीदी थी? 5 लाख रुपए की खरीदी थी। तो आज के टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? करोड़ों रुपए में हो जाएगी, करोड़ों रुपए में हो जाएगी। पर ये तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो रिकॉर्ड कौन से प्राइस पे करना है? जिस टाइम पे खरीदा था उस टाइम पे। तो ये चीज़ आ जाती है, प्रॉब्लम स्टेबल है वैल्यू ऑफ मनी के अंदर। मनी की वैल्यू है ना धीरे धीरे कम होती जाती है। अब कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा कि भाई हमारे दादा दादी जो होते हैं वो हमसे बोलते हैं कि भाई हम तो जब छोटे थे तो कोई हमें 10 रुपये देता था ना, तो हम लोग तो मूवी देखने जाते थे, मिठाइयाँ खाते थे, घूम लेते थे, पूरा दिन बहुत अच्छा था। आज के दिन पे अगर कोई हमें 10 रुपये दे तो उसकी वैल्यू क्या लगती है? 10 रुपये कोई देता तो हम मना कर देते, मत दो चलेगा, खाली आशीर्वाद दो चलेगा। क्यों? क्योंकि आज 10 रुपये की वैल्यू नहीं है। उसी टाइप पे वो 5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा थे कंपेयर टू आज के 5 लाख रुपए, या आज का 1 करोड़ रुपया भी उसके सामने कम पड़ेगा। तो ये एक दिक्कत आ जाती है। सारे की सारी चीज़ें हम लोग हिस्टोरिकल बात करते हैं। भाई अकाउंटिंग तो क्या क्या बात करता है? सारा का सारा भाई हिस्टोरिकल बात करता है। पहले क्या हुआ था, हमने क्या आगे का बताया तो फायदेमंद है ना। बिजनेस के अंदर अगर हमें पहले से बोल दे ये प्रोडक्ट अच्छी चलेगी या तो इसके अंदर ज़्यादा फायदा होगा तो मेरे लिए काम का है। ये तो सारी चीज़ें जो हो चुकी है वो लिखा हुआ है, उसका तो मुझे भी पता है ये हो चुकी है, तो इसका कोई फायदा नहीं रहता। दूसरा सारा का सारा हम लोग क्या करते हैं? एस्टिमेट पे काम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये डिजिटल बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड कितने साल तक चलेगा? मुझे फटाफट से कमेंट के अंदर बताओ, आपको क्या लगता है ये डिजिटल बोर्ड कितने साल तक चलेगा? भाई कोई बच्चा बोलेगा 2 साल, कोई बच्चा बोलेगा 3 साल, कोई बच्चा बोलेगा 5 साल। तो मान लो ये 1 लाख रुपए का है। अब ये 1 लाख रुपए का डिजिटल बोर्ड है। अब ये 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 5, जो बोल रहा है 5 साल तक चलेगा, तो हर साल का वो खर्चा कितना लिखेगा डिजिटल बोर्ड के अंदर? एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि अभी आपने अकाउंटिंग इतना सीखा नहीं है, तो मैं ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल देने की ट्राई कर रहा हूँ जो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो आप बोलोगे सर मैं तो 20-20 हज़ार रुपये हर साल इसको बोलूँगा खर्चा हो रहा है। ओके, जो बोल रहा है 2 साल में ख़त्म हो जाएगा सर ये डिजिटल बोर्ड, तो 1 लाख डिवाइड बाय 2 करेगा तो वो हो जाएगा 50-50 हज़ार रुपये। भाई कोई बोल रहा है 10 साल तक चलेगा सर, तो मैं बोलूँगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो हर साल का खर्चा कितना हो? 10-10 हज़ार रुपये। ये तो हम अनुमान लगा रहे हैं, ऐसे किसी को भी पता नहीं है। हो सकता है कल ही ये बंद हो जाए, या हो सकता है 15 साल तक ये चलता रहे, ये हमें पता ही नहीं है कितने साल तक। पर ये सारा एस्टिमेट पे काम था। तो अगर आप अकाउंटेंट होते और आपने 5 साल दिए होते तो आप 20-20 हज़ार रुपये लिखते, और अगर मैं अकाउंटेंट होता और मैंने 10 साल लिए होते तो मैं हर साल 10-10 हज़ार रुपये करता। तो सेम बुक्स सेम बिजनेस के अंदर आप 20 हज़ार से करेंगे और मैं 10 हज़ार से करूँगा, तो हम दोनों के आंसर क्या आएंगे? डिफरेंट। हम दोनों का प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या आ जाएगा? डिफरेंट आ जाएगा। तो ये पूरा कैसे आ रहा है? एस्टिमेट पे आ रहा है। तो ऐसा तो ना चले भाई, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना वो करंट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, और बैलेंस शीट हिस्टोरिकल। मैंने बोला टाटा आयरन एंड स्टील का, उसने ज़मीन 5 लाख में खरीदी थी, और हम लोग जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो आज के दाम पे वो फैक्ट्री में कितने प्रोडक्ट बना रहा है, कितनी सैलरी दे रहा है, क्या दे रहा है, वो सारा आज का हम लोग देखते हैं। भाई 1907 की सैलरी नहीं देख रहे हम लोग, तो इस साल की सैलरी देखते हैं। भाई इस साल पे उसने कितना खर्चा किया, क्या परचेज किया, सब कुछ किया। पर जब बैलेंस शीट बनाने की बात आती है, एक डॉक्यूमेंट होता है बैलेंस शीट, जहाँ पे एसेट्स होती है और लायबिलिटीज होती है। ये सारी बातें आगे जैसे जाओगे समझ में आ जाएगा। अब क्या करें, वो पहले चैप्टर के अंदर दिया तो थोड़ा बहुत, तो मुझे भी पता है कि ये थोड़ा बहुत समझने के लिए डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आप लोग को वापस से बोल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 हो जाए, उसके बाद वापस से देखना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए हम लोग तो बैलेंस शीट हम लोग किस पे देखते हैं? हिस्टोरिकल वैल्यूज पे देखते हैं बैलेंस शीट, कि भाई हमने ज़मीन कितने रुपए में खरीदी थी, बिल्डिंग कितने में। पर जब आज का हिसाब किताब करने बैठते हैं, मुनाफा नुकसान निकालने बैठते हैं, तो वो आज के दाम पे हमने कितने में गुड्स खरीदा, कितने में बेचा, वो देखा जाए। तो इन लोग के खुद दोगलापन है। ये क्या है? ये सब दोगलापन है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। भाई मैंने बोला ना, वो लोग किस पे देखते हैं? हिस्टोरिकल प्राइस पे। 5 लाख की चीज़ जो थी वो आज हो चुकी है 50 करोड़ की, 5000 करोड़ की, वो तो कोई देखता ही नहीं। मार्केट वैल्यू, आज की मार्केट वैल्यू तो कोई देख ही नहीं रहा है, वो तो सालों पहले जो हो चुका था वही देखते। तो ये इसकी क्या बन जाती है? लिमिटेशंस बन जाती है। तो यहाँ पे हमने लिमिटेशंस के बारे में बात कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। भाई क्वालिटेटिव करें,
ये एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार है ना पूछा जाता है, बहुत बार पूछते हैं इसके अंदर एग्जाम के अंदर कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी बात बताऊँ, मान लो आपके अंदर है ना बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, वो खूबियों को अगर मैं डिफाइन करूँ तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास के अंदर कोई एक लंबा लड़का है, उस लंबे लड़के ने, उसका नाम है जय। अब मैं उसे जय से भी बुला सकता हूँ, या तो मैं क्लास में आके बोलूँ यार आज वो लंबू नहीं आया, तो लंबू नहीं आया तो वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप डायरेक्ट बोलो सर जय की बात कर रहे हो, नहीं सर आज वो नहीं आने वाला। समझ रहे हो बात को? आपने यहाँ पे मैंने उसकी एक खूबी बताई तो आपने पकड़ लिया। तो वैसे अकाउंटिंग की क्या क्या चीज़ें होती है, तो सबसे पहली चीज़ होती है अकाउंटिंग जो होता है वो रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग के ऊपर रिलायबल हो सकते हो, उसके ऊपर हम लोग भरोसा रख सकते हैं। तो अकाउंटिंग ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर हम भरोसा रख पाए। दूसरा, अकाउंटिंग वैसा होना चाहिए जो अंडरस्टैंड कर पाए, क्योंकि अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो आज हम लोग उसे समझ पाए, तो अंडरस्टेबल होना चाहिए। तो सारे अकाउंटिंग अगर हम लोग एक बिजनेस को और दूसरे बिजनेस को कंपेयर करना हो तो आराम से करने चाहिए। फिर बोला रेलेवेंट होना चाहिए, वो सारी बातें लिखो जो बिजनेस के लिए रेलेवेंट है। भाई बिजनेस में कितने गुड्स आए, कितने गुड्स गए, किसको कितनी पगार दी, कितना लाइट बिल आया, वो सारी चीज़ें। पर हमारे पड़ोसी ने ना आज नया कुत्ता लिया, हमारे पड़ोसी दुकान ने ना आज फ्लोरिंग बदला, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अकाउंटिंग हमेशा कौन सा होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए कि जो हमारे बिजनेस में हो रहा है, जिससे हमारे बिजनेस के प्रॉफिट लॉस पे, जिससे हमारे बिजनेस के डिसीजन पे इफेक्ट आ रहा है। लास्ट में लिखा है कंपेरेबल होना चाहिए। भाई अगर मुझे एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर करना तो इजी होना चाहिए। अंडरस्टेबल के अंदर हम लोग यहाँ पे ये भी बात बोल सकते हैं कि सारा अकाउंटिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर है ना एक ही हिसाब से होता है। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो वो रूल्स सब जगह पे सेम होते हैं। अब आप ऐसा है भाई मुझे तो ऐसा लिखना है अकाउंटिंग में, वैसा लिखूंगा, आपको समझना है तो समझो, नहीं, वो सारा का सारा एक ही लाइन में एक ही तरीके से लिखा जाएगा, जिससे क्या हो जाए वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। सबको पता है इसका मतलब ये और उसका मतलब वो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ भाई मोबाइल फ़ोन, तो आपके दिमाग में भी ये मोबाइल फ़ोन आएगा, मेरे दिमाग में भी यही मोबाइल फ़ोन आएगा, क्योंकि हम दोनों ने सीखा क्या है कि मोबाइल फ़ोन मतलब कोई एक डिवाइस है जिससे बात कर सकते हो। तो यही चीज़ होती है। तो वैसे ही अकाउंटिंग के अंदर आप अकाउंटिंग करो, मैं अकाउंटिंग करो, दोनों चीज़ें क्या होगी, सेम टू सेम होगी। तब जाके हम लोग डेबिट, मैं भी डेबिट कर रहा हूँ, वही डेबिट का मतलब आप भी कर रहे हो, और अगर मैं उसे क्रेडिट कर रहा हूँ तो आपको पता है कि क्यों क्रेडिट किया हुआ है, तो अंडरस्टेबिलिटी बन जाती है। तो 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी आती है, रेलेवेंस, दूसरी आती है रिलायबिलिटी, तीसरा अंडरस्टेबिलिटी, और चौथा आता है कंपेरेबिलिटी। लास्ट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सर ये अकाउंटिंग यूज़ कौन करता है। तो देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। सबसे पहला आता है मैनेजमेंट, भाई शेयर होल्डर्स, जिन लोगों ने पैसा लगाया, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, जो आगे जाके पैसा लगाने वाले, उन सबको बोला जाता है पोटेंशियल। फिर उसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स, जो जिन लोग ने हमें गुड्स दिए हुए क्रेडिट पे, तो वो भी तो देखेगा ना कि भाई आप पैसा वैसा लौटा पाओगे या नहीं। फिर आते हैं एम्प्लॉयज़, जो हमारे बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, उनको ये जानना होता है भाई बोनस मिलेगा, पगार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। टैक्स अथॉरिटीज़ ये सारा काम करती है कि भाई कितना टैक्स आएगा, क्या आएगा। कस्टमर्स, हम लोग वही प्रोडक्ट पसंद करते हैं जिसकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो। आज देखो सब लोग है ना अच्छी जगह से एसोसिएट होना चाहते हैं, तो कस्टमर्स वही प्रोडक्ट खरीदता है। आप अगर दुकान में जाओगे तो वो जिसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, जो बिजनेस अच्छा कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट पहले ले लोगे। फिर रेगुलेटरी बॉडीज, ये देखा जाएगा कि भाई आप काम बराबर कर रहे हो कि नहीं। इसमें बहुत सारे होते हैं, सेबी होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है, आरबीआई होती है, अगर आप बैंक हो तो आरबीआई, वो सारे रेगुलेटरी है, वो देखते हैं कि आपने काम बराबर किया या नहीं, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, वो सारी बातें। फिर प्रोफेशनल बॉडीज होती है, जैसे ICAI करके चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंस्टीट्यूट है, वो देखेगी भाई आपने कोई धांधली बांधली तो नहीं कर लिया है अकाउंट्स के अंदर। रिसर्च एनालिस्ट, ये देखते भाई आपकी कंपनी जो है वो काम कैसा कर रही है। स्टॉक मार्केट के अंदर ये सारे एनालिस्ट होते हैं, वो रिसर्च करते हैं कि आपकी कंपनी ने क्या किया, वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखें, भाई अच्छा ये प्रोडक्ट लाने से इन लोग ने, ऐसा करने से इन लोग ने इतना सेल्स बढ़ा दिया, यहाँ पे नया बिजनेस खोलने से, नया सेंटर खोलने से यहाँ पे इन लोग को इतना प्रॉफिट आने है। गवर्नमेंट देखेगी कि भाई आप कुछ चोरी बोरी ड्रग्स वग्स का तो माल नहीं बेच रहे हो, आर्म्स एंड एम्यूनेशन तो बेच नहीं रहे हो, किसी को पता ना चले।
तो ये सारा तो काम नहीं हो रहा। फॉरेन कंपनीज, फॉरेन अथॉरिटीज देखेगी भी, अगर मान लो आज रिलायंस जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस कर रहा है, तो रिलायंस जब पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वहाँ की फॉरेन की कंपनी रिलायंस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करे, भाई कंपनी तो ढंग की है ना, यहाँ पे आके हमारी सारी कंपनी के बीच में कंपटीशन बिगाड़ तो नहीं देगी, या तो कुछ ऐसा तो नहीं कर देगी जिससे हमारी कंपनी को इफेक्ट हो जाए। तो वो लोग भी इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स से हमें पता चलेगा वो बिजनेस करता क्या है, कहाँ से पैसा आता है, कौन है उसके पीछे, कौन है उसका मैनेजमेंट, ये सारी बात है। तो बहुत सारे यूजर्स हैं, मैंने वो जो सारे नाम आपके बुक्स के अंदर दिए वो सारे दे दिए। तो ये कुछ आपके यूजर्स है जिसको आप लोग को देख लेना है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 1 की सारी कहानी मैंने बता दी। ये जो लास्ट थियरी वाला पार्ट था वो भी मैंने बता, एक बार शांति से टेक्स्ट बुक पढ़ लेना, पर जो जो सारी बातें बोले वो जैसे ही आप लोग आगे के चैप्टर्स करें तो ये इजी हो जाएगा। तो इतना टेंशन मत लेना, अरे सर ये तो क्या क्या चीज़ें आ गई। और इसका वेटेज है ना, जैसे फर्स्ट टर्म में इसका थोड़ा वेटेज रहेगा, सेकंड टर्म फाइनल टर्म आते आते इसका वेटेज भी है ना कम होता जाएगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे जैसे समझोगे तो ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैं समझा पाऊंगा। और आगे के लेक्चर्स के अंदर जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट कवर अप होता होगा मैं वापस से वहाँ की, अगर याद है आपको मैंने यहाँ पे बोला हुआ था ऐसा ऐसा आता है इसलिए मैंने तब बोला हुआ था ये इसके एडवांटेज है या तो ये इसका लिमिटेशन है, तब आपको ये सारे पॉइंट को ना मैं कनेक्ट करवा लूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। जो क्या बोल रहे हो बच्चे, यूट्यूब के वीडियो देखने से अच्छा इंस्टाग्राम पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर।